हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिमेष क्लासेस बांका पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सब जुड़ जाइए और आज से क्लास आपका प्रारंभ हो रहा है बिहार पुलिस का। और ये मेरे प्यारे साथियों कोशिश रखेंगे कि पर डे एक सेट आपका चले और 100 प्रश्न आप हल करें, उसका व्याख्या भी चलेगा। जो प्रश्न आएँगे उसमें रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को भी हम कराने वाले हैं। तो आप सब हमारे साथ बने रहिएगा जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाते हैं। अगर बने रहते हैं तो निश्चित है कि आप अच्छा नंबर लाएँगे और आपकी सफलता ज़रूर आपके पास रहेंगे और कहते हैं आप सिलेक्शन ले पाएँगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो बिहार पुलिस का है वो क्लास प्रारंभ होगा, तो 2 बातें पहले हम आपसे ज़रूर कर लें कि तैयारी करने का एक तरीका क्या होता है। सबसे बड़ी बात है, बिहार पुलिस का जो है सिलेबस आप जान ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस कह सकते हैं, कहाँ से क्या पूछ देगा, वो चीज़ उस सेटर पे डिपेंड कर जाता है। और जैसे कि आप एग्ज़ाम में देखते हैं कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन क्या आता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना आर्ट्स के सब्जेक्ट पर। मैथ इसमें कम ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, 4-5 दे दिया काफ़ी है। और उसके बाद मतलब 10 के अंदर ही मैथ रहते हैं, उनके बाद हिंदी और इंग्लिश 2-3-4 मिल जाते हैं। और उसके बाद सारे का सारे जो रहते हैं जीके जीएस से प्रश्न रहते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सब क्या करेंगे, हम जब पढ़ेंगे यहाँ पे अगर सेट भी कराएँगे तो आप कलम कॉपी लेकर के ज़रूर तैयार रखिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट हम आपको लिखाते भी जाएँगे, सारा पॉइंट हम लिखेंगे नहीं, तो कुछ पॉइंट हम आपको बताते भी जाएँगे, लिखाते भी जाएँगे, आप लिखते हुए भी चलिएगा। तो जितने भी हमारे मित्रगण जुड़े हैं, सभी को नमस्कार है, सभी को प्रणाम है। 1 मिनट एगो फ़ोन आ रहा है। हेलो, हेलो। आवाज़ ठीक है? वॉल्यूम अब ठीक है, आवाज़ ठीक है मेरे प्यारे साथियों? आवाज़ सही है अब? बताइएगा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ओके है, अब आवाज़ ओके है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रश्न बिल्कुल ठीक है। यस सर। तो आपका जो पहला प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न है, देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम क्या बताएँ, सारे प्रश्न रहेंगे इसमें, मैथ भी रहेंगे, साइंस भी रहेंगे, जीके भी रहेंगे और हिंदी और इंग्लिश भी रहेंगे। इंग्लिश का क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, कैसे बनाना है वो आप समझ जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, सतपुरा जो प्रारंभ में एक वलित पर्वत था, लेकिन वर्तमान में एक भ्रंश पर्वत है कि सबसे ऊँची चोटी कौन है? यानी कि सतपुरा सबसे पहले है क्या एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और कह रहा है क्या जो है वलित पर्वत पहले था लेकिन वो भ्रंश पर्वत बन गया है। और आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, सतपुरा जो पर्वत है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। क्या है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। जो कलम कॉपी रखेंगे वो लिख सकते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। और आप जानते हैं कि उनकी सर्वोच्च चोटी जो है वो क्या है? धूपगढ़ है। अरे रुकिए 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 रुकिए, इसका पेन नहीं लिए थे। उसका सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़ है। सारा चीज एक चीज ध्यान रखना है, क्या है? धूपगढ़ है। उसका सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़ है।
तो आंसर लगा देंगे आप सब, क्या लगा देंगे, धूपगढ़ लगा देंगे, जो कि कहाँ पे है मेरे, किस पर स्थित है, कहेंगे धूपगढ़ जो है सर्वोच्च चोटी है, ये महादेव पर्वत पर स्थित है। कौन पर्वत पर स्थित है, ये महादेव पर्वत पर स्थित है, कौन, धूपगढ़, जो कि ऊंची चोटी है किसका, सतपुरा का, ठीक है। और पंचमढ़ी मेरे प्यारे साथी जो है, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में ही है, जो कि होशंगाबाद जिले में है। कहाँ है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद जिले है, जिसको कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बोला जाता है। मध्य प्रदेश का जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है, और इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, सतपुड़ा का इसे रानी भी कहा जाता है। क्लियर है, चलिएगा अब बात करते हैं अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी जो है मेरे प्यारे साथियों, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड्डी की बात करें, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और यह पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी भी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और अनाईमुड्डी कहाँ पड़ते हैं, ये केरल में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, केरल में पड़ते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथी, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब हम अमरकंटक की बात कर ले, तो अमरकंटक जो है मेकाल की सबसे ऊंची चोटी है, यह मेकाल पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। और अमरकंटक कहाँ है, एमपी में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। चलिए, बहुत ही सुंदर। अगला मेरे प्यारे साथी सवाल है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगिरि, ब्रह्मगुप्त या बुधगुप्त, किसने बता दिया था, यानी किससे पहले, न्यूटन से पहले, कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है कोई भी वस्तु। बताइए इसका आंसर क्या होगा, एकदम फटाफट आप सब बताते चलिए मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपका कौन, ब्रह्मगुप्त, जिसका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था पता है, कहेंगे सर जी 598 ईस्वी में जन्म हुआ था, किसका, ब्रह्मगुप्त का। चलिए, और यह एक ऐसे गणितज्ञ थे जो चतुर्भुज फार्मूले का यानी कि आविष्कार किया था, यानी चतुर्भुज फार्मूला यह दिया था, ब्रह्मगुप्त ने दिया था। किसने, ब्रह्मगुप्त ने। क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़े। अगला जो प्रश्न है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है, 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनके उम्र का आयु 56 वर्ष था, उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ये आयु संबंधित प्रश्न है, और इसको आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। 3 व्यक्ति है, मान लीजिए ए बी सी जो है आपका 3 व्यक्ति है, 4 के अनुपात में, 7 के अनुपात में, 9 के अनुपात में है। ये वर्तमान में शो कर रहा है, तो प्रेजेंट कर दीजिए। 8 वर्ष पहले उनके उम्रों का योग 56 वर्ष था, यानी 8 वर्ष पहले उनके जो उम्र का योग है, यानी तीनों का वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, 56 वर्ष है। कब है, 8 वर्ष पहले है, 8 वर्ष बिफोर है। कह रहा है कि तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आयु के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब आयु पढ़ते हैं आप, एज पढ़ते हैं, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही स्थितियों में होता समान। यानी आप अगर 5 वर्ष बढ़ेंगे तो हम भी 5 वर्ष बढ़ेंगे, अगर आप 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो हम भी 5 वर्ष पीछे जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो इनका जो अनुपात दिया गया है वो देख रहे हैं वर्तमान में दिया गया है, और इनका योग जो दिया गया है 8 वर्ष पहले दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस योग को यानी वर्तमान लाने का कोशिश करेंगे, यानी वर्तमान लाएंगे, और जब वर्तमान आ जाएगा तो उनके बाद इन सब का योग 56 के बराबर आप कर देंगे, है ना। 56 के बराबर, 56 से आगे जो आपका वर्तमान में आएगा उनके बराबर कर देंगे। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 4 7 9 ये वर्तमान में अनुपात दिया है, ये हमारा 8 वर्ष पहले है, ए प्लस बी प्लस सी का उम्र का योग। तो चलिए इसको वर्तमान लाएंगे तो 8 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 8 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 8 वर्ष ये भी बढ़ेगा, यानी तीनों मिलके कितना बढ़ जाएगा, 8 या 24 वर्ष बढ़ जाएगा। और जैसे 24 होगा, 6 4 10, 5 2 7 1 8, 80 वर्ष। वो तीनों का उम्र कब हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा 80 वर्ष। अब तीनों का जो उम्र हो गया मेरे प्यारे साथियों वर्तमान में 80 वर्ष, यही तीनों का योग क्या है,
4 7 9 के अनुपात में है। 4 7 11, 11 9 क्या है तो कहेंगे 20, 20 बराबर कितना हो गया 80 हो गया। 1 बराबर क्या होगा 4 होगा, यानी 1 यूनिट बराबर 4 हो गया। कह रहा है उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, यानी सभी का वर्तमान उम्र चाहिए। तो 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 4 चौक 16, 7 बराबर 7 चौक 28, 9 बराबर 9 चौक 36, यानी 16 28 36 जहां पर है आप आंसर लगा देंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा नंबर हो जाएगा। तो लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों, दूसरा नंबर आंसर हो गया। क्लियर है। बीपीएससी का एग्जाम हुआ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन दिया है, यानी बीपीएससी अपना दम पूरा दिखाने का कोशिश किया और दिखा ही दिया, यानी 1 से 5 प्राथमिक लेवल का जो क्वेश्चन आना था उससे ऊपर हाई लेवल दिया, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न सारा था। और कहते हैं जब मेहनत करिएगा तो सभी प्रश्नों को आप जरूर बना के आएंगे। देखिएगा यहाँ पे जो सवाल है चौथा नंबर क्या है, ध्यान देंगे, उस पर भी बात करेंगे। और एग्जाम पूरा कंप्लीट होने के बाद उसका हम एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं, क्योंकि भी हिंदी का प्रश्न अभी इसीलिए ना किया क्योंकि बच्चे के मन में बहुत सारा है भाई हिंदी पढ़ लो थोड़ा। हो सकता है कि ये पहले घोषणा भी किया था कि कट ऑफ अगर मान लीजिए कि पार करने के बाद भी सीट खाली रह जाती है, यानी पूर्ति नहीं होंगे, तो कट ऑफ का जो मार्क है यानी नंबर होगा वो घटाएगा, कट ऑफ घटाने वाले हैं। तो इसका मतलब है प्यारे साथियों हिंदी भी पास करना बहुत जरूरी है, और बीपीएससी ऐसा चीज है कि हिंदी भी उसी तरह का देंगे। तो चलिए हम बात करेंगे अभी सवालों को। मैथ में 10th का क्वेश्चन ज्यादा है, बिल्कुल। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों फटाफट आप सब बताइए क्या आंसर होगा। आंसर बताइए, इसके बारे में हम चर्चा भी फटाफट करते जाएंगे। चौथा का आंसर बताएंगे तो कहेंगे सर चौथा का जो है बी होगा, यानी सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो नंद वंश का क्या था? शासक था। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश हो जाएगा। तो आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों नंदवंश। अब देखिए जब हम यहाँ नंदवंश लगा ही दिए, जब नंदवंश के बारे में पढ़ेंगे सारा चीज पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेरे प्यारे साथियों सिकंदर आया है तो सिकंदर के बारे में कुछ टॉपिक यहाँ पढ़ लेना है, क्योंकि जब दूसरा सेट बनाएंगे अगर वहां प्रश्न सिकंदर से रिलेटेड आएगा तो जवाब हम दे सकेंगे। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो कहेंगे सर 356 बीसी में हुआ था। 356 बीसी में हुआ था, है ना। 356 बीसी में हुआ था, सिकंदर का जन्म हुआ था। आप सभी इसको नोट जरूर करिएगा। सिकंदर का गुरु कौन था? तो आप कहेंगे सर सिकंदर का जो गुरु था वो कौन था? अरस्तु था। कौन था? अरस्तु था। तो आप सभी नोट कर लीजिएगा सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। एकदम फटाफट लिखिएगा। यानी कि भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कब किया था? तो भारत पर जो है सिकंदर ने आक्रमण जो किया था वो किया था 326 बीसी में किया था। क्या था? क्या? 326 बीसी में, यानी 326 ईसा पूर्व किया था वो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? आप सब देख पा रहे हैं, राइटिंग आपको समझ में आ रहा है। पटना की धरती से सबको राधे राधे, आपको भी राधे राधे। तो मेरे प्यारे साथियों भारत पर जब आक्रमण किया था सिकंदर ने, कब किया था? 326 बीसी में किया था। अब देखिएगा सिकंदर ने एक युद्ध भी लड़ा था जिसको हम कहते हैं हाई डिस्टेंस युद्ध। क्या कहते हैं? हाई डिस्टेंस युद्ध। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं, आप सब देख लीजिएगा। हाई, अरे ये युद्ध लड़ा था वो पंजाब के राजा किसके? फोरस के बीच लड़ा गया था, यानी पंजाब के राजा फोरस पोरस है ना, राजा वो सिकंदर के बीच लड़ा गया था। सिकंदर के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था बताइए, इसका आंसर कब होगा मेरे प्यारे साथियों? पोरस के बीच लड़ा गया था जो सिकंदर, पोरस यहाँ लिखे हैं, पोरस है, ठीक है। पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था हाई डिस्टेंस युद्ध, जो झेलम नदी पर लड़ा गया था। किस नदी पर लड़ा गया था? तो झेलम नदी पर लड़ा गया था। ये चीज याद रखिएगा, किस नदी पर लड़ा गया था? झेलम नदी पर लड़ा गया था। कितने ईस्वी में लड़ा गया था मेरे प्यारे साथियों? सबसे पहले जब आक्रमण किया था 326 बीसी में, उसी ईस्वी में इसको लड़ा गया था ईसापुर में, है ना। तो आप 326 बीसी लगा दीजिए। चलिए क्लियर है, बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, एकदम आगे बढ़ते रहिए। सिकंदर भारत कब छोड़ दिया था? सिकंदर भारत छोड़ के गया था, कब गया था मेरे प्यारे साथियों? छोड़ के गया था सिकंदर, भारत कब छोड़ा था? तो कहेंगे सर 325 बीसी में सिकंदर ने भारत को छोड़ के चला गया था। और उनकी जो मृत्यु हो गई थी वो मलेरिया के कारण हो गई थी मेरे प्यारे साथियों 323 बीसी में।
323 बीसी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी सिकंदर का मलेरिया के कारण। कहाँ पे हो गई थी? तो आप जानते हैं बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतने प्रश्न को हम जान गए। सिकंदर का यानी जन्म जो हुआ था 356 बीसी में हुआ था। गुरु उनके अरस्तु थे और भारत पर आक्रमण उसने 326 बीसी में किया था। हाइडेस्पिस युद्ध जो है लड़ा गया था, पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। झेलम नदी पर लड़ा गया था, 326 बीसी में लड़ा गया था। और उसने जो भारत छोड़ दिया था 325 बीसी में भारत छोड़ा था और 323 बीसी में उनकी मौत हो गई थी, वो भी मलेरिया के कारण। यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़े मेरे प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न रहेगा एकदम फटाफट आप सब जरूर लाइक कर दीजिए। जब तक आप सब लाइक नहीं करिएगा मेरे प्यारे साथियों कैसे होगा? लाइक करिए, एनर्जी भी मिलेगा और हम आपके साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और कहते हैं ना भैया ये सिलेक्शन इस पे नहीं है, इस पे पासिंग करना है। सिलेक्शन तो आपका होगा, मेन रनिंग पे होगा जो आप पीटी करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी इस सवालों का आंसर भी दीजिए, उसके बाद इनकी व्याख्या जरूर हम करने वाले हैं। सवाल क्या है कि पंचायती राज संहिता किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई? 42वां और 43वां संविधान संशोधन, 86वां, 87वां, 63वां, 64वां और 73वां, 74वां। बताइए पंचायती राज जो व्यवस्था आए हैं मेरे प्यारे साथियों किस संविधान संशोधन के तहत आए हैं? तो कहेंगे सर 73वां और 74वां आए हैं, जो शहरीकरण यानी नगर निगम जिसको कहते हैं, वहां पे अब 74वां देखने को मिलेंगे और 73वां में पंचायती राज जो कि ग्रामीण में यानी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में जो लागू होता है, जिसमें मुखिया का चुनाव, पंचायत का चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव, उप सचिव का चुनाव जहां पे होता है, तो भैया वहीं पे हम पंचायती राज की बात कर रहे हैं। पंचायती राज्यों का जो अस्तित्व आया था संविधान में जो जोड़ा गया है वो 73वां संविधान संशोधन और 74वां में जोड़ा गया है। चलिए तो भैया आप 73वां और 74वां लगा देंगे। तो चलिए वर्ष क्या था? 73वां जब लागू हुआ था ये वर्ष कब था? तो कहेंगे सर वर्ष 1992 ईस्वी के, यानी 1992 ईस्वी के। तो आप सभी 1992 डाल दीजिएगा, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत और 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जो कि स्थापना हुआ था शहरी के लिए हुआ था, जिससे कहते हैं नगर निगम, है ना। चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते रहेंगे। पंचायती राज संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। अगर भाग पूछा जाएगा तो भाग क्या बताइएगा? तो कहेंगे सर भाग जो है 9A यानी कि 9 का ए में वर्णन है। किसमें वर्णन है? 9 का ए में वर्णन है। तो आप सब भी एकदम डाल दीजिए 9 के ए में वर्णन है। और जिसको हम संबंध कहते हैं 74वां जिसको बताए थे, ये भी 9 के ए में ही वर्णन है मेरे प्यारे साथियों, 9 ए में भी वर्णन है, जिसमें कहते हैं नगर पालिका। इसका नाम तो सुने होंगे, नगर पालिका का चुनाव हाल ही फिलहाल हुआ है बिहार में, है ना। नगर पालिका, नगर पालिका का जो वर्णन देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों किसमें मिलते हैं? 74वां संविधान संशोधन 1993 में मिलते हैं। क्लियर है? फटाफट एकदम लगा दीजिए आप सब। चलिए आगे बढ़े और कहेंगे किस अनुसूची में जोड़े गए हैं? भैया अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में ये मिलते हैं। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। तो आपका जो आंसर हो गया वो 73वां 74वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज्य की बात करते हैं, यानी पंचायती राज्य की जब बात करते हैं, पंचायती राज जब आया तो पहले 73वां में आया जो ग्राम पंचायत के संगठन को बताता है, जो आपका अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है, जो कि कहते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद किसमें कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? 40 में वर्णन है। लेकिन जो है यानी ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है वो 343 ए से लेकर के 343 बोला गया, 243 ए से लेकर के 243 ओ तक में ये वर्णन है। तो हमारा जो आंसर हो चुका है मेरे प्यारे साथियों क्या हो चुका है? चौथा हो चुका है। चलिए एकदम फटाफट लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, क्या बता रहे हैं कोई हमें यहाँ कमेंट करके बता रहे हैं? 9 का ए, 9 का ए क्या बता रहे हैं जरूर बताइएगा। 9A का क्या वर्णन कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, भाग 9A जरूर सही बता रहे हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? बहुत ही प्रश्न अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामले के प्रबंधन के स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 28। लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट इसका आंसर लगा दीजिए। आपको पता है कि भारत में जो है भी संविधान में जो है कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कहेंगे कि क्रम के अनुसार जो अनुच्छेद है मेरे प्यारे साथियों, क्रम
हमने बात कर रहे हैं क्रम के अनुसार, अगर हम बात करेंगे, क्रम भी ध्यान रखिएगा, क्रम के अनुसार अगर बात करेंगे तो 395 है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसी में 1, 2, 3, 4 जोड़ करके 400 से प्लस हो गया है, यानी कि 468 है अभी, ठीक है, 468 तक है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों क्रम के अनुसार पूछेगा, टोटल अनुच्छेद जो है आर्टिकल 395, लेकिन टोटल पूछा जाएगा तो 468 आप जरूर बताइएगा। उनमें से ही कोई एक अनुच्छेद यहाँ पे है जो धार्मिक मामले की प्रबंधन की यानी व्याख्या करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 26 हो जाएगा, यानी कि धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है हमारा अनुच्छेद क्या है? 26 है। तो आपका आंसर जो होगा अनुच्छेद 26 हो जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं एक अनुच्छेद 23 है, तो अनुच्छेद 23 के बारे में भी आप सब नोट करना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, यानी मानव और अन्य समान श्रम के रूप में यातायात प्रतिबंधित है इसमें, अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 तो आप सब जान ही रहे मेरे प्यारे साथियों, कारखाना आदि में जो बच्चों 14 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे काम कर सकते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कल कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, उसका वर्णन कहाँ पे? अनुच्छेद 24 में आपको देखने को मिलता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता दिया गया है। कुछ ऐसे शैक्षणिक संस्था है जो धार्मिक पूजा की उपस्थिति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में दिया गया है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए, बहुत ही सुंदर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता है? तो आंसर एकदम फटाफट आप सब लगा दीजिए, एकदम आंसर फटाफट लगाइए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, 7वां नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता है? आंसर दीजिए इसका आप सब। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? अहिंसा। यानी जैन धर्म की महत्वपूर्ण 5 मौलिक सिद्धांत है, हम लिख देते हैं कौन कौन 5 मौलिक सिद्धांत है, ध्यान देंगे। 5 जो है मौलिक इसका क्या है? सिद्धांत है। पहला मेरे प्यारे साथियों, आप सब भी अगर नोट करना चाहेंगे जरूर कर लीजिएगा, पहला है अहिंसा। दूसरा कौन है? तो आप सब कहेंगे सत्य। तीसरा आपका जो है औस्तेय। चौथा आपका जो है अपरिग्रह। पांचवा जो आपका है ब्रह्मचार्य। तो आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। यानी कि अहिंसा तो हो गया, सत्य मतलब कोई झूठ नहीं बोलता, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब कोई संपत्ति नहीं, और ब्रह्मचर्य का मतलब संयम का पालन। ये आपका जो है प्राचीन काल में जैन धर्म के 5 मौलिक यानी कि सिद्धांत है जिनका वर्णन किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इसका कौन है? अहिंसा है। चलिए, बहुत ही सुंदर। सर आरआरबी प्रीवियस ईयर कब से शुरू करेंगे? जो पहले चल रहा था, बिल्कुल हम न्यू वाले सारे प्रीवियस ईयर का बुक मंगा चुके हैं, 2024 वाला, यानी कि 2022 में जो ग्रुप डी में पूछा है, जिसका ज्वाइनिंग अभी 2023 में करा रहा है, उस सारे प्रश्नों का हम संग्रह कर चुके हैं। हम बहुत जल्द एक क्लास उनका भी लेकर के आएंगे, लेकिन अभी बिहार पुलिस का जो वैकेंसी चल रहा है तो इसका हम जरूर काम कर लेंगे, है ना। 5 नंबर में किसे क्या लिखे हैं? ब्रह्मचर्य लिखे हैं, ब्रह्मचर्य लिखे हैं, ये लिखे हैं ब्रह्मचर्य लिखे हैं, ब ह में हलंत आकार, च यो परे, जिसमें कहते हैं कि संयम का पालन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला जो हमारा है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? चलिए बता दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध है किसके किसके बीच लड़ा गया था? और ये आप जानते हैं सबसे पहले जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब से कब तक था? 1767 से लेकर के 1769 के बीच लड़ा गया था। लेकिन किनके बीच लड़ा गया था मेरे प्यारे साथी? इसका आंसर पहले आप जरूर बताइए, उनके बाद हम यहाँ बताएंगे किनके बीच लड़ा गया था। तो कहेंगे सर हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। लेकिन कब लड़ा गया था? तो 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मेरे प्यारे साथियों किसकी जीत हुई थी? तो आप सबको पता है जीत किसकी हुई थी? तो हैदर अली की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? हैदर अली की जीत हुई थी।
हैदर अली की, इसमें किसकी जीत हुई थी? हैदर अली की जीत हुई थी, जो लड़ा गया था 1767 से 1769 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब समय पूछा जाएगा कि इस समय जो है वायसराय कौन थे, यानी गवर्नर कौन थे, तो कहेंगे सर गवर्नर लिख लीजिएगा, गवर्नर आप सब कोई लिख लेंगे इसको, या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लॉर्ड, यानी इसका लिखना है लॉर्ड वेरे लस्ट, वेरे लस्ट। इसमें जो है गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेरेलस्ट थे, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, इसका परिणाम जो आया था, हैदर अली जीते थे, लेकिन जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ये पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किन संधि के बीच जो है समाप्त किया था, यानी कोई संधि हुआ था, उस संधि के तहत, यानी संधि मतलब एक समझौता के तहत समाप्त किया गया था। तो बताइएगा इसका आंसर, तो कहेंगे मद्रास की संधि, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मद्रास की संधि, बिल्कुल सही आंसर है मद्रास की संधि। तो मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न आ सकता है कि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। और इसमें विजयी कौन रहे थे? हैदर अली रहे थे। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेरेलस्ट थे। मद्रास की संधि के तहत क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। एकदम बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों। अगर इसमें पूछे, इसमें एक चीज और जान लेंगे कि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो हो गया, तो द्वितीय द्वितीय यानी कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आप सब बताइए कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे साथियों। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब से कब तक चला था? तो कहेंगे सर 1780 से लेकर के कब तक चला था? 1784 तक चला था। लेकिन इसमें दो चीज का घटना होता, दो चरण में था। 1780 से 1780 टू 82 था, और इसमें एक 82 टू यानी 84 था, दो लड़ा गया था। पता है कैसे? क्योंकि 1780 से जो 82 था, यहाँ पे मेरे प्यारे साथी किसकी मृत्यु हो गई थी? बताइएगा। 1782 में जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, यानी कि 1782 में जो है, जो यहाँ पे देख रहे हैं हैदर अली, उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तब जाकर के यहाँ पे कौन आ गए थे? टीपू सुल्तान आ गए थे। 1782 से जो 84 तक युद्ध चला था, उसका नेतृत्व कौन किया था मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे टीपू सुल्तान किया था, टीपू सुल्तान किया था, ठीक है। एकदम ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता पा रहे हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखिएगा, और उसके बाद एग्जाम में पूछा जाएगा तो मार देना है भैया, धुआं उड़ा देंगे। यानी आंग्ल जो मैसूर द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें 1780 से लेकर के 1784 तक तो चला ही था, चला 4 साल, ठीक है, गैप था उसमें। लेकिन उसमें मेरे प्यारे साथियों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है 1780 से 82 हैदर अली जो है नेतृत्व किए थे, और 1782 से 84 तक टीपू सुल्तान नेतृत्व किया था। लेकिन 1782 ईस्वी में हैदर अली की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही सुंदर आप सबका जवाब आ रहा है, क्या बात है मेरे प्यारे साथियों। यानी किसकी मृत्यु हो गई थी? हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस समय अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, गवर्नर कौन था? तो आप सब लिख लीजिएगा कि इस समय जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग था। क्या था? वारेन हेस्टिंग था, हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग था। मेरे प्यारे साथियों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। एकदम क्लियर है। और पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथियों किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो आप इसको बताएंगे कि मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि के तहत ये जो है समाप्त हुआ था। द्वितीय कौन? यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मंगलोर संधि के तहत समाप्त हुआ था। पहला मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था, दूसरा मंगलोर संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए, बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था, तो इसको हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, बोलिए हटा दें। चलिए इसी में लिखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर हम ढक जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो कहेंगे सर तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वो लेकर के हुआ था कब से? 1790 से लेकर के 92 के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 90 से 92 के बीच हुआ था। इस समय जो गवर्नर थे कौन थे मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे से कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस था। इस समय गवर्नर कौन था? कॉर्नवालिस था। तो आप सब भी एकदम ध्यान रखिएगा। और जो इसकी समाप्ति हुई थी मेरे प्यारे साथियों, की संधि के तहत समाप्त हुई थी, तो कहेंगे सर श्रीरंगपट्टनम की संधि का, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम पट्टनम संधि के तहत यानी समाप्त हुआ था। श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत समाप्त हुआ था। कौन? यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, बिल्कुल 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 टीपू सुल्तान यहाँ पे हार गया था। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। क्या
टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों 1790 से 92 के बीच जो है आपका जो है क्या कहते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। उस समय गवर्नर कौन थे? कार्नवालिस थे और जो है इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत समाप्त हुई थी। अब देखिएगा आपको पता है कि जाकर के 1799 में जो था यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। कब? 1799 में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। बिल्कुल 1799 सही आंसर है, जो कि कहते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। लेकिन उस समय गवर्नर कौन थे? तो कहेंगे सर गवर्नर वेलेजली थे। कौन थे? वेलेजली थे। हमारे पास जगह थोड़ा नहीं है, मिटा नहीं रहे क्योंकि ताकि सब देख सके। यहाँ कौन है मेरे प्यारे साथियों? गवर्नर वेलेजली थे। और कह सकते हैं टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हो गई थी 1799 में ही मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो गई थी? 1799 में हो गई थी। और कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि के जन्मदाता भी कहा जाता है। तो सहायक संधि के तहत यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त भी किया गया था। तो आप समझ गए, इतने सारे प्रश्न आएंगे तो एकदम धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फटाफट आंसर आप सब दे दीजिए, बताइएगा मेरे प्यारे साथियों रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, एकदम आप सब बताइए इसका आंसर। तो बता देंगे? चलिएगा मेरे प्यारे साथियों तो रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आंसर लगा देंगे क्रिकेट। क्या लगा देंगे? क्रिकेट लगा देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप सब एक समझिएगा, क्रिकेट लगा देंगे। तो क्रिकेट के साथ हम कुछ ट्रॉफी आपको लिखा दे रहे हैं, चर्चा कर दे रहे हैं, आप जरूर लिख लीजिएगा। तो आप सब एकदम तैयार रहिएगा, क्रिकेट के साथ लिखिएगा कौन कौन सा ट्रॉफी ज्यादा प्रचलित है। तो मेरे प्यारे साथियों एसेज, जो कि आप जानते हैं एसेज किसके बीच खेला जाता है? एसेज तो कहेंगे कि सर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है एसेज ट्रॉफी ना मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल एसेज किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा अगर पूछा जाएगा एशिया कप, तो आप सब जानते हैं मेरे प्यारे साथियों एशिया कप क्रिकेट में होते हैं ना। एशिया कप बोलिएगा क्रिकेट में होते हैं, एशिया कप क्रिकेट में होते हैं। एशिया कप भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, एकदम फटाफट लिखिए। सीके नायडू, देवधर, दिलीप ट्रॉफी, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, बहुत सारा है। देवधर ट्रॉफी भी बोल सकते हैं, आपका सीके नायडू ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, जिलेट कप है। एक समझिएगा नया दे सकता है जिलेट कप, जो नाम नहीं सुने हैं, जिलेट कप जो है वो भी क्रिकेट से संबंधित है। अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी तो जान ही रहे हैं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेला जाता है? पता है वो ट्रॉफी? कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। देखते हैं जब ऑस्ट्रेलिया वाले यहाँ आते हैं खेलने के लिए तो कहते हैं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेला जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है ये मेन कप है जो क्रिकेट से रिलेटेड है। अगर हम बात करें फुटबॉल से कुछ रिलेटेड कप बात करें तो समझिएगा रोवर्स कप हो गया, बंदोदर ट्रॉफी हो गया, मर्डेका कप हो गया, डुरंड कप हो गया, फीफा विश्व कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया। संतोष ट्रॉफी के बारे में पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो कह देते हैं फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी के बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आगा खान कप, महाराज रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजलन शाह कप, सिंधिया गोल्ड ट्रॉफी, ये जितने भी है तो आपका क्या है हॉकी से है। बैडमिंटन से आप जानते हैं थॉमस कप, उबेर कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, जितने भी हैं वो क्या है बैडमिंटन के। आप कहेंगे लिखाने के लिए हम लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हर एक बुक में भी लिखा होगा। अगर आप लिखने के लिए कहेंगे हम लिखा देंगे, आप सारे का सारे लिख लीजिएगा, है ना। नहीं तो हमें लिखने कहिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हम जरूर लिख देंगे। चलिएगा, ये सब क्रिकेट में आता है, बिल्कुल क्रिकेट में आता है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न को लेकर के। ये जो है कि आप जितना भी ट्रॉफी देख रहे हैं, लुसेंट खोलिएगा, लुसेंट वाला ट्रॉफी में जाइएगा, खेल जाइएगा, आज जा करके एक बार देख ही लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाए ना मेरे प्यारे साथियों, वहाँ जरूर सबका देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। तो क्या होगा, हमारे यहाँ पढ़ाने से वहाँ एक टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम। ये करके आपको आना है फटाक से, पक्का कर लेंगे एस के राज जी, पक्का कर लेंगे आप, बताइए। चलिएगा, कहता उस प्रतिबिंब की पहचान करें जो किसी लेंस के द्वारा निर्मित हो और जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथी ये जो है
प्रकाश से सवाल है, लेंस से सवाल है, तो इस सवालों का जवाब एकदम फटाफट आप सब दे ही दीजिए। क्या लिखा है? उस प्रतिबिंब की पहचान करें जो किसी लेंस द्वारा निर्मित हो, जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को जो है स्क्रीन पे उतारा जा सकता है, अभी दृश्य को या काल्पनिक है या आभासी प्रतिबिंब, इसको उतारा नहीं जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि किसी लेंस के द्वारा निर्मित अगर प्रतिबिंब हो रहा है जिसको स्क्रीन पे उतारा जाएगा, वो हमारा कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों, आंसर क्या लगा देंगे? वास्तविक प्रतिबिंब लगा देंगे। क्लियर है? चलिएगा, यानी जो प्रतिबिंब उल्टे होते हैं तथा इसे पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो काल्पनिक होते हैं वो सीधे होते हैं, उन्हें पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, उसे स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता है। एकदम क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, तो लगा देना है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब। अगला जो सवाल है, सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? आप जानते हैं सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाले साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है साबुन में क्षार पाया जाता है, तो कहते हैं कि जिसको आप कहते हैं NaOH, किसको कहते हैं? NaOH, जिसको आप क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? कास्टिक सोडा कहते हैं ना। यानी कि यही है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि लाए जाने वाली साबुन में क्षार पाया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं कास्टिक सोडा कहते हैं, जिसको आप रासायनिक सूत्र में जानते हैं NOH। या पूछा जाता है कि कास्टिक सोडा यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र होता है, तो भैया NOH होता है, जिसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है एकदम फटाफट? चलिएगा, तो इसका उपयोग जो होता है मेरे प्यारे साथियों, साबुन बनाने में होता है, कागज उद्योग में होता है, कपड़ा उद्योग में होता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है, और अन्य नाम इसको जो कहते हैं लाई कहते हैं, अन्य नाम इसका एक लाई भी है। तो लाई कहें तो NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, गौरी कुमारी सर कुछ सेकेंड मौका दीजिए आंसर देने का। बिल्कुल मौका देंगे, इस बार पक्का मौका देंगे, एकदम आंसर देने का आप सभी को जरूर मौका देंगे, आप सब आंसर जरूर दीजिएगा। चलिएगा, आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न। चलिए आंसर इसका दे दीजिए आप सब। 12 नंबर प्रश्न है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तो इसकी स्थिति ऊर्जा डैश में बदल जाती है। यानी क्या कह रहा है? जब एक पीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तो इसकी स्थिति ऊर्जा डैश में बदल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, पवन ऊर्जा में बदल जाती है, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों जरूर दीजिएगा, आप सब एकदम जरूर दीजिएगा।